16 से 18 अप्रैल को ये स्पेशल सेशन हुआ था ये पास कराने के लिए, और अप्रैल के बाद 18 से आप गिन लीजिए 4 मई को बंगाल के और तमिलनाडु के नतीजे आए। तो उस बीच जो 16-17 दिन में ही ये काम लग गया था कि अब आगे क्या स्थितियां होने जा रही हैं। जैसे ममता बनर्जी हारी, उनके एमपी टूट गए, उनके अब तो ये खबर है कि एमके स्टालिन की पार्टी भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसका समर्थन कर देगी। तो ये जो बीजेपी का प्रयास चल रहा था उसमें इन नतीजों का बड़ा योगदान हो गया, और खुद अपनी तरफ से जो मेहनत अपना प्रयास बीजेपी कर रही थी उस सब को कुल मिलाकर के लब्बो-लुआब ये हुआ कि जो 360 चाहिए थे उस समय, उसके इंच इंच करके बीजेपी काफी नजदीक पहुंच गई है। 320 तो अपनी बीजेपी की और उसके समर्थकों की के नंबर्स हो ही गए हैं। वो ममता बनर्जी के 20 और उद्धव ठाकरे के जो 6 टूटे और जो मिजोरम के ने सपोर्ट किया, तो ये सब मिलाकर के 319-20 बीजेपी पहुंच गई है। और कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रिया सुले ने कल जो संकेत दिया कि वो जो आप अभी कह रही थी कि अमित शाह ने कहा था कि आप हमको 1 घंटे का टाइम दीजिए, हम सुधार करके ले आ देते हैं, तो वही सुधार था जो जिसका कल उन्होंने हिंट किया सुप्रिया सुले ने कि 50% हम तो ऐसी परिस्थिति में एनसीपी अगर ये गारंटी मिल जा रही है तो वो भी सपोर्ट कर देगी। सपोर्ट करेगी। उद्धव ठाकरे भी क्यों पीछे रहेंगे, उन्हें भी सपोर्ट करना होगा। उनके पास तो अब 2 ही एमएलए एमपी बचे हैं, हालांकि वो दोनों भी सपोर्ट कर दे तो अच्छा ही है, उनके राज्यसभा एमपी भी सपोर्ट कर दें और भी लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इस पर सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि 50% सीटें समान रूप से हर राज्य में बढ़ जाएंगी। तो अगर मान लीजिए कि साउथ के राज्य आ जाते हैं साथ में, तो नॉर्थ के स्टेट कैसे इसका विरोध करेंगे। नॉर्थ की जितनी भी पार्टियां हैं उनके लिए तो अच्छी बात होगी ना कि उनकी 50% सीटें बढ़ रही। उत्तर प्रदेश की सीट अगर 80 से बढ़ के 120 हो रही है तो उत्तर प्रदेश की पार्टियों को क्यों इसका विरोध करना चाहिए। अच्छा, एक जानकारी हमें यह भी है कि जो नई टीम होने जा रही है नितिन नवीन की, उस पर भी लगभग बात हो चुकी है। बस फर्क यह है कि जब ये मॉनसून सत्र खत्म हो जाएगा तब इस टीम का ऐलान किया जाएगा। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉनसून सत्र को लेकर अपनी रणनीति बनाई, तो वहीं कांग्रेस भी मॉनसून सत्र की रणनीति को लेकर आज बड़ी बैठक करने जा रही है। थोड़ी देर में सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होने जा रही है, और ये बैठक 10 जनपद पर होगी, जिसमें परिसीमन बिल को लेकर चर्चा होगी। क्योंकि पिछली बार तो कांग्रेस पार्टी परिसीमन बिल को संसद में रोकने पर कामयाब हो गई थी, लेकिन इस बार लोकसभा का सिनेरियो बदल चुका है। लोकसभा में इंडिया ब्लॉक के 26 सांसद आरएलडी ऑलरेडी कम हो चुके हैं, और शरद पवार की एनसीपी भी हिंट दे चुकी है। अभी सुप्रिया सुले के बयान का हमने जिक्र किया ही। 50% वाले फॉर्मूले पर परिसीमन बिल यदि आता है तो उसका एनसीपी शरद गुट समर्थन कर सकती है। तमिलनाडु से स्टालिन की विदाई भी हो चुकी है। संसद का मॉनसून सत्र इस बार बहुत अहम है, क्योंकि मॉनसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार इस बार 3 अहम संविधान संशोधन बिल पेश कर सकती है। माना जा रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला 129वां संविधान संशोधन बिल, 130वां संविधान संशोधन बिल, जिसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को अगर 30 दिन तक लगातार जेल में रहना पड़ता है तो ऐसी स्थिति में इस्तीफा देना होगा, और 131वां संविधान संशोधन बिल यानी कि परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ बिल, जिसे लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है। तो मॉनसून सत्र को लेकर 19 जुलाई को सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। 21 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए संसदीय दल की बैठक भी होगी। उससे पहले इंडिया ब्लॉक के अहम पार्टनर एनसीपी शरद गुट ने साफ कर दिया कि अगर 50% वाला बिल होगा तो फिर शरद पवार की पार्टी समर्थन करेगी। अभी कोई भी बिल का प्रस्ताव हमारे यहाँ नहीं आया है। कोई भी चर्चा डिलिमिटेशन के बारे में ना हमने किसी से की है, ना किसी ने हमसे की। तो जब बिल आएगा तब हमारा स्टैंड होगा, लेकिन जो भी बिल आएगा हमें विस्तार से इंडिया अलायंस में चर्चा करेंगे। हमारी जो चर्चा हुई थी उसके बारे में मैंने कई लोगों से उसमें चर्चा की थी। तब डीएमके हो, हम हो, सपा हो, 50% के बारे में हम सोचेंगे, ऐसा हमने कहा था अभी जो सत्ता में है उनको, लेकिन वो बिल में नहीं आया, इसलिए वो बिल तो गिर गया। नहीं, सरकार को हम लोग पूछ रहे कि आप डिलिमिटेशन कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या है, उसका जवाब जब तक नहीं आता तब तक बिल का हम लोग कैसे समर्थन कर सकते। एनसीपी एसपी किसी के दबाव में आने वाली पार्टी नहीं, ना हम दबाव में कल थे, ना आज है, ना कल रहेंगे। हम दबाव में कोई काम नहीं करते। ये तो अच्छी बात है, उनका स्वागत है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत वो संभ्रम में है। उनको उनकी इंडिया अलायंस जो पूरी तरह गड़बड़ा गई है। इंडिया अलायंस में कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई क्या बोलता है। परसों बोला हुआ आज फिर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी पड़ती है। पिछले समय तो ये 50% वाला मामला था ही।
अमित भाई ने खुद लोकसभा में कहा था कि हर राज्य में 50% सीटों में बढ़ोतरी होगी, सिर्फ भाजपा शासित या एनडीए शासित प्रदेश में नहीं होगी, पूरे देश में सभी राज्यों में 50% सीटों की बढ़ोतरी होगी। ये खुद अमित भाई ने कहा है। तो ये कहां से नया मामला उठा के लाए, ये कारण ढूंढ रहे हैं। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है अगर उनको पता चला है कि इस बिल को हम विरोध करेंगे, डिलिमिटेशन को और महिला आरक्षण को, तो लोग खिलाफ जाएंगे। आज 20-20, 25-25 लाख, 30-30 लाख के भी चुनाव क्षेत्र है, कैसे पहुंचेंगे? और इसलिए डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण ये दोनों बिल पास होने चाहिए। और मैं आपको कहता हूं कि विश्वास के साथ ये बिल पास होंगे और जरूर पास होंगे। डिलिमिटेशन के पीछे आरएसएस और बीजेपी पूरी ताकत से लगी हुई है। आपने देखा होगा कि अब की बार 400 पार, यानी 400 पार के पीछे का जो राजनीति थी वो भी आपको स्पष्ट है कि उनके जो अनंत हेगड़े और इन सब लोगों ने जिस तरह से उस समय कहा था कि हमें संविधान बदलने के लिए 400 पार चाहिए। अब अमित शाह कोई कच्चा काम तो करते नहीं है सज्जन जी। पिछली बार भी जब ये बिल लाया गया था तब भी विपक्षी कई सारी ऐसी पार्टियां थी जो सरकार का साथ देने के लिए तैयार थी, लेकिन वो कांग्रेस और टीएमसी थी जिसके दबाव में बाकी पार्टियों ने भी इंडिया अलायंस का साथ दिया और इस बिल के खिलाफ खड़े हुए। लेकिन इस बार स्थितियां बिल्कुल बदल चुकी है। अब कांग्रेस पार्टी जो मंथन कर रही है उसका हासिल क्या निकलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, देखिए, कांग्रेस के पास अब नैरेटिव इसलिए नहीं है कि पिछली बार सबसे ज्यादा डिलिमिटेशन पे जो मुखर पार्टी थी वो डीएमके थी, जो पूरे साउथ वर्सेस नॉर्थ कर रही थी।